हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर अपना क्रैश कोर्स यूपी बोर्ड, जिसमें कि हम लोग अभी तक 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। विलयन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और क्या कहते हैं, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स तक हम लोग पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, सारे सवालों को हल करने की कोशिश की होगी और सवाल आपसे हुए भी होंगे। ठीक, अब हम लोग बात करने चल रहे हैं इस बारे में। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं उप सहसंयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है भाई, कौन सा चैप्टर नया स्टार्ट करने चल रहे हैं हम लोग। हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं अपना उप सहसंयोजन उप सहसंयोजन यौगिक, उप सहसंयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है भाई, नया चैप्टर उप सहसंयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए पहले इसका थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि उपसहसंयोजन यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, फिर उसके बाद चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं, जो यौगिक होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। यौगिक जो होते हैं वो दो तरीके से हम उनको बांट सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर। एक सरल यौगिक, सरल यौगिक सिंपल कंपाउंड, और एक होता है जटिल यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सरल यौगिक, सिंपल यौगिक मतलब जो कि एसिड, बेस और सॉल्ट होते हैं। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण जो सिंपल होते हैं उनको हम कहते हैं सरल यौगिक, सिंपल कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा HCl है, NaOH है, ठीक है, कॉपर NaOH है, सोडियम सल्फेट है। ठीक है, ये सब क्या है, सिंपल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, NaCl है, ये क्या है, सिंपल कंपाउंड। जटिल यौगिक जो है ये दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं द्विक लवण, द्विक लवण डबल सॉल्ट, और दूसरा होता है उप सह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, जटिल लवण होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं, द्विक लवण डबल सॉल्ट और उप संयोजन यौगिक। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं पोटास एलम फिटकरी K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये हमारा क्या है, ये एक डबल सॉल्ट है, द्विक लवण है। उप संयोजन यौगिक जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं K4FeCN होल 6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN होल 6, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये उप सहसंयोजन यौगिक है और ये हमारा क्या है, द्विक लवण है, डबल सॉल्ट है। देखिए अंतर क्या होता है द्विक लवण और उप सहसंयोजन यौगिक में। तो जो हमारा उप सहसंयोजन यौगिक होता है, इसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हम लगाते हैं जिसको कि उप सहसंयोजन बंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, इसके अंदर की जो आयन्स होते हैं, इसके अंदर के जो धातु या आयन है वो आयनीकृत नहीं होते हैं। जबकि डबल सॉल्ट में पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सल्फेट सारे आयन का टेस्ट मिलेगा, सभी आयन का परीक्षण मिलेगा।
लेकिन यहाँ पर सभी आयनों का परीक्षण प्राप्त नहीं होगा। तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये आयनीकृत, ये आयन नहीं बनाता। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की जो चीजें हैं, ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके भीतर जो चीजें हैं, इसके अंदर जो चीजें हैं वो आयनीकृत नहीं होती, आयन नहीं बनाते। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ ही रहा है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी जो भी चीजें हैं वो आयनीकृत नहीं होती हैं, सिर्फ बाहर बाहर की चीजें आयनीकृत होती हैं, जबकि इसमें सारी चीजें जो है वो क्या होंगी, आयनीकृत होंगी। इसको हम द्विक्लवण कहते हैं और इसको हम कहते हैं उपसहसंयोजन यौगिक। ठीक है भाई, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जब भी किसी उपसहसंयोजन यौगिक को हम देखेंगे तो उसमें कुछ चीजें आपको दिखाई देंगी, जैसे कि जैसे यहाँ पर जो उपसहसंयोजन यौगिक हमने लिखा है K4FeCN6, इस यौगिक को अगर आप देख रहे हैं तो इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? इसमें दिख रहा है, ये जो है इसको हम कहते हैं धनात्मक धातु आयन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट जैसा चीज दिख रहा है, इसको कहते हैं उपसहसंयोजन मंडल। उपसहसंयोजन मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पर जो मेटल एटम दिख रहा है, इसको कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। और यहाँ पर जो साइनाइड आपको दिख रहा है, सीएन जो आपको दिख रहा है, सीएन जो आपको दिख रहा है, ये है लीगेंड। क्या है भाई? लीगेंड। और इस लीगेंड की जो संख्या यहाँ पर आपको लिखी दिख रही है, ये क्या है? उप सह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या चीज है भाई? ये है उप सह संयोजन, उप सह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, क्या चीज है ये? ये है उप सह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब आप देखते हैं तो आपको उसमें एक धनात्मक धातु आयन, केंद्रीय धातु परमाणु, लीगेंड, उप सहसंयोजन संख्या और उप सहसंयोजन मंडल, जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा है उसको हम कहते हैं उप सहसंयोजन मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इतनी चीजें दिखाई देती हैं। एक और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर हम आपको देखें, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे लिखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ऐसे लिखा है, मान लीजिए CONH3 होल 4 Cl2 और Cl। कैसे लिखा है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस तरह से लिखा है, CONH3 होल 4 Cl2 और Cl। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें दिख रही हैं आपको? तो यहाँ पर ये तो आपको दिख ही रहा है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है उप सह संयोजन मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उप सह संयोजन मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पर अमोनिया और क्लोरीन, ये दो चीजें हैं, वो क्या है? ये है लीगेंड। और यहाँ पर बाहर ये जो नेगेटिव आयन दिख रहा है, इसको बोलते हैं ऋणात्मक ऋणात्मक आयन। और ये आप तो जान ही रहे हैं कि ये क्या है, हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, और
संख्या जो 2 और 4 है, Cl की संख्या अंदर की साइड में 2 और अमोनिया की संख्या 4, ये इनका उप सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के किसी भी उप सहसंयोजी यौगिक में 3-4 चीजें आपको दिखाई देती हैं। एक धनात्मक धातु आयन हो सकता है, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड और ऋणात्मक धातु आयन उपस्थित हो सकता है। लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु जिस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं उसको कहते हैं उप सहसंयोजन मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा होता है। अब उप सहसंयोजन यौगिक जो होता है, इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड और धातु आयन है, वो मिल करके बनाते हैं जटिल आयन। क्या बनाते हैं भाई? जटिल आयन। ठीक है, क्या बनाते हैं? जटिल आयन बनाते हैं। तो जो हमारा उप सहसंयोजी यौगिक है, देखिए जैसे यहां पर समझिए, जैसे K4FeCN होल 6 है, इसको जब हम पानी में डालेंगे, जब ये टूटेगा तो आपको मिलेगा 4K प्लस प्लस मिलेगा FeCN होल 6 -4। और ये वाला जो हमारा आयन है, कंपाउंड है CONH3 होल 4 Cl2Cl, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमको मिलेगा CONH3 होल 4 Cl2 प्लस और प्लस Cl माइनस। तो यहां पर ऋणात्मक जटिल आयन है। ये क्या है? ऋण जटिल आयन है। जो कॉम्प्लेक्स आयन मिल रहा है वो नेगेटिवली चार्ज है, और यहाँ पे क्या है? धनात्मक जटिल आयन है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। ये ऋणात्मक जटिल आयन है और ये कैसा है? धनात्मक जटिल आयन है। और कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जैसे NiCO होल 4, इसको हम कहेंगे उदासीन उप सहसंयोजी यौगिक है। ये उदासीन उप सहसंयोजी यौगिक। तो कॉम्प्लेक्स आयन के आधार पर जो हमारा उप सहसंयोजी यौगिक है वो 3 तरह के होते हैं। धनात्मक उप सहसंयोजी यौगिक, ऋणात्मक और उदासीन। धनात्मक वो होगा जिसमें जो कॉम्प्लेक्स आयन मिले वो कैसा मिले? धनात्मक जटिल आयन मिले। अगर कॉम्प्लेक्स आयन ऋण जटिल आयन मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऋणात्मक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और अगर उदासीन है तो उसको हम बोलेंगे उदासीन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उप सहसंयोजी यौगिक होता है, वो इतने तरह का होता है। ठीक है, एक जिसको तोड़ने पर, जिसमें धनात्मक धातु आयन है उसको तोड़ेंगे। देखिए इधर मेटल लेफ्ट साइड में लिखा है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो राइट साइड होगा वो माइनस, लेफ्ट साइड वाला प्लस, जो राइट साइड होगा वो माइनस और लेफ्ट साइड वाला प्लस। तो पूरा कॉम्प्लेक्स आयन इधर के साइड में लेफ्ट साइड में है तो ये प्लस हो गया, और Cl कैसा होगा? माइनस। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन राइट साइड में है तो माइनस में होगा, और 4K प्लस। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? मुझे लगता है कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 तरह के हो, 3 तरह के आपने देख लिए, उदासीन, धनात्मक और ऋणात्मक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या-क्या चीजें होती हैं वो आपने समझ लिया। अब आते हैं टॉपिक पर जिससे कि सवाल बोर्ड एग्जाम में और बाकी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे इसमें पूछा जाता है क्या कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीकरण संख्या और उप सहसंयोजी यौगिक का उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब निकालना होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये सब निकालने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले किसके बारे में? लीगेंड के बारे में। किसके बारे में भाई? लीगेंड के बारे में, कि लीगेंड क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो चलिए बात करते हैं लीगेंड का। किसकी बात करते हैं भाई? लीगेंड की बात करते हैं हम लोग। तो लीगेंड क्या होता है?
लिगेंड क्या चीज है? वह परमाणु या परमाणु समूह, वह परमाणु या परमाणु समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु से बंध बनाता है, उसे लिगेंड कहते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। लिगेंड हमारे पास आवेश के आधार पर, किसके आधार पर बेटा? आवेश के आधार पर लिगेंड जो है वो हमारे पास तीन तरह के होते हैं। ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। देखिए, धनात्मक लिगेंड का नंबर बहुत कम होता है, क्योंकि लिगेंड का काम होता है जो सेंट्रल मेटल एटम से बंध बनाता है इलेक्ट्रॉन देकर। ठीक है, तो लिगेंड जो है वो क्या होता है? बेसिकली लिगेंड को अगर कहा जाए तो लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होता है, परमाणु या समूह होता है जो इलेक्ट्रॉन दे करके क्या करते हैं? बंध बनाते हैं। तो धनात्मक लिगेंड का कोई औचित्य बनता नहीं, क्योंकि लिगेंड होता है जो इलेक्ट्रॉन दे करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो तो खुद ही इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन, ये पॉजिटिव लिगेंड की तरह काम करता है। बाकी मैक्सिमम लिगेंड जो है वो या तो उदासीन होंगे और या तो ऋणात्मक होंगे। ऋणात्मक लिगेंड का उदाहरण आपको बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H माइनस, एक्स माइनस का मतलब Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, I माइनस। ठीक है, OH माइनस, NH2 माइनस, NO2 माइनस, SCN माइनस, Cn माइनस। ठीक है, जितने भी निगेटिवली चार्ज लिगेंड आप देख सकते हैं, R माइनस। ठीक है, CH3COO माइनस। ठीक है, RO माइनस। ठीक है, ऑक्स माइनस। ठीक है, ऑक्स क्या होता है अभी आपको दिखाएंगे। ऑक्स -2, GLY माइनस। ठीक है, ये सब जितने भी हैं, जिस पर भी माइनस चार्ज हो वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है। उदासीन लिगेंड का मतलब, उदासीन लिगेंड का मतलब जिस पर क्या हो? उदासीन हो, जिस पर कोई चार्ज ना हो बट उसके पास इलेक्ट्रॉन हो। जैसे NH3 अमोनिया, इसके पास लोन पेयर है। वाटर, इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। हाइड्रोजन N2H4, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ये उदासीन है बट ये लिगेंड की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि लोन पेयर डोनेट करके। एथिलीन डाइएमीन, EN, TN, TN, एथिलीन ट्राइएमीन। ठीक है, EN, TN, PN, प्रोपाइलिन एमीन। ठीक है, ये सब पिरिडीन। ठीक है, बाईपिरिडीन, ये सब न्यूट्रल लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं, उदासीन लिगेंड होते हैं। ठीक है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सब कैसे लिगेंड है? उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड की श्रेणी में आते हैं। तो लिगेंड हमारे पास जो है वो उदासीन भी हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। ऋणात्मक मतलब जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो। उदासीन का मतलब है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में हो, लोन पेयर के फॉर्म में, वो नेगेटिव उदासीन लिगेंड है। पॉजिटिव लिगेंड्स का नंबर बहुत कम होता है, क्योंकि लिगेंड का काम होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाना, अपना इलेक्ट्रॉन दे करके। राइट, समझ में आ गई बात? बोलिए भाई। तो मुझे लगता है यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा कि लिगेंड कितने तरह के होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तो किसके आधार पर था? आवेश के आधार पर। आगे बढ़ते हैं,
एक होता है दंतुरता, डेंटिसिटी। क्या होता है भाई? दंतुरता, डेंटिसिटी। दंतुरता, डेंटिसिटी। तो लीगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या, लीगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या, लीगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या को लीगेंड की दंतुरता कहते हैं। लीगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या को लीगेंड की क्या कहते हैं भाई? दंतुरता, डेंटिसिटी कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? लीगेंड की दंतुरता कहते हैं, डेंटिसिटी कहते हैं। तो लीगेंड में कितना डोनर एटम है, दाता परमाणुओं की जो संख्या है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डेंटिसिटी। तो दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, किसके आधार पर भाई? दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, किसके आधार पर भाई? दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लीगेंड जो है वो 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। मोनोडेंटेट, एक दंती, द्विदंती और बहुदंती। मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड। एक दंती का मतलब जिसमें दाता परमाणु की संख्या 1 हो। जैसे इसका उदाहरण, एग्जाम्पल एक दंती का H माइनस, OH माइनस, CN माइनस, NO2 माइनस, SCN माइनस, ठीक है, NH2 माइनस, CO, NH3, H2O। जिसमें भी दाता परमाणु की संख्या कितनी है? 1 हो, एक डोनर एटम हो X माइनस। X माइनस का मतलब फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस। जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या 1 हो, एक डोनर एटम हो, उसको हम कहते हैं क्या? एक दंती लीगेंड, मोनोडेंटेड लीगेंड। द्विदंती, नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी हो? 2। कितनी संख्या हो भाई? 2 दाता परमाणु हो। तो जब 2 दाता परमाणु होंगे तो उसको कहेंगे द्विदंती। फॉर एग्जाम्पल ईएन, ईएन नाम है किसका? इथाइलिन डाइअमीन का। ईएन शॉर्ट फॉर्म है किसका बेटा? ईएन जो है शॉर्ट फॉर्म है इसका, इथाइलिन डाइअमीन का शॉर्ट फॉर्म है क्या? ईएन। इथाइलिन डाइअमीन क्या होता है? CH2NH2 और CH2NH2, इथाइलिन डाइअमीन, ये है बाइडेंटेड लीगेंड। ठीक है, इसको शॉर्ट में ईएन लिखते हैं। और बाइडेंटेड लीगेंड का उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुदंती का बाद में देखेंगे, अभी बाइडेंटेड का ही एग्जांपल देख रहे हैं, इथाइलिन डाइमीन। दूसरा है ऑक्स, इसको कहते हैं ऑक्सलेट आयन। पहला हो गया, पहला क्या हो गया? ईएन। दूसरा ऑक्स, ऑक्स -2, इसको कहते हैं ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन, तो ऑक्सलेट आयन क्या होता है बेटा? ऑक्जेलिक एसिड से बनता है, COO- CO-। यहाँ 2 डोनर एटम है, तो ये ऑक्सलेट आयन है। ठीक, ये भी बाइडेंटेड लीगेंड है। और आगे एग्जांपल देखिए बाइडेंटेड लीगेंड का, ग्लाइसिनेट GLY-1, ये किसका फुल फॉर्म, किसका शॉर्ट फॉर्म है?
ग्लाइसिनेट आयन का। ग्लाइसिनेट आयन क्या होता है बेटा? NH2CH2COO माइनस, ग्लाइसिन अमीनो एसिड से बनता है। यहाँ पर दो डोनर एटम है, जहाँ पे नाइट्रोजन और CO माइनस, ये दोनों डोनर एटम की तरह काम कर रहे हैं। तो ये क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है। तो इथाइलिन डाइमीन हो गया, बाइपिरिडीन हो गया, बाइपिरिडीन। इसको शॉर्ट में कहते हैं BPY। ठीक है, ये क्या है हमारा? बाइपिरिडीन है। और बाइपिरिडीन भी क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है। इसमें दो नाइट्रोजन जो है वो डोनर एटम की तरह काम करते हैं। तो बाइपिरिडीन BPY जो है वो भी क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है। तो इथाइलिन डाइमीन हो गया, बाइपिरिडीन हो गया, ऑक्स हो गया, और ठीक है। तो यही सब है जो कि किसका, कौन से टाइप के लिगेंड है ये? बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, मोनोडेंटेड हो गया, बाइडेंटेड हो गया। अब पॉलीडेंटेड का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। पॉलीडेंटेड लिगेंड, बहुदंती लिगेंड। तो देखिए, बहुदंती लिगेंड का मतलब जो है वो क्या है? दाता परमाणु, दाता परमाणु दो से अधिक होंगे तो उससे क्या कहेंगे? बहुदंती लिगेंड कहेंगे। जैसे इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है EDTA, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटेट। ये पूरा फुल फॉर्म इसका होगा इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट। ये फुल फॉर्म होता है EDTA का, और इस पर -4 चार्ज होता है। इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट, CH2CO- और CH2COO-, CH2COO- और CH2COO- और CH2COO-। ये इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटेट का स्ट्रक्चर है। इसमें 6 डोनर एटम है। इसका जो डेंसिटी है, दंतुरता इसकी 6 है। इसकी दंतुरता जो है वो कितनी है? 6। ये 60 दंती लिगेंड है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है। दंतुरता 6 है, ये 60 दंती लिगेंड है। 60 दंती लिगेंड है ये। ठीक है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है। ये एग्जाम्पल बहुविकल्पी में आपसे पूछा जा सकता है कि एक 60 दंती लिगेंड 6 दंती लिगेंड का एग्जाम्पल होता है, बताइए। तो क्या होता है? EDTA, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है भाई। तो मैंने आपको समझाया कि लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, आवेश के आधार पर लिगेंड कितने टाइप का होता है, और लिगेंड की डेंसिटी, दंतुरता के आधार पर लिगेंड कितने टाइप का होता है। तो मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड का एग्जांपल है EDTA, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट। क्लियर है? आपको लिगेंड समझ में आ गया? कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? अब अगर लिगेंड समझ में आ गया और लिगेंड पर कितना आवेश होता है ये आपको समझ में आ गया, ये आपको याद रह गया, तो आप यहाँ से 2 सवाल कर सकते हैं। इसमें से एक सवाल आता है कि उप सहसंयोजन संख्या, और एक सवाल आता है कि सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये सवाल हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं भाई? पहला देखते हैं उप सहसंयोजन संख्या। उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर।
कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या चीज होता है उप सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर? तो दात केंद्रीय धातु परमाणु से, केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे जुड़े, सीधे जुड़े कुल दाता परमाणुओं की संख्या, कुल दाता परमाणुओं की संख्या या केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा बनाए गए कुल बंधों की संख्या क्या कहलाता है भाई? उप सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग CN से लिखेंगे। ठीक है। कितने बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम बना रहा है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जितने बनाएगा वही उसकी उप सहसंयोजन संख्या होगी, या दूसरे शब्दों में कहें तो कितना लिगेंड के परमाणु सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली बॉन्ड बना रहे हैं, वो जो संख्या है वही क्या है? उप सहसंयोजन संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे आइए एग्जांपल से शुरू करते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल लेते हैं NiCO4। तो यहां पर देखिए सेंट्रल मेटल एटम से कितना CO जुड़ा है? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितना हो जाएगा बेटा? 4। दूसरा एग्जांपल लेते हैं CONH3 6 और Cl3। तो यहाँ पर अमोनिया लिगेंड की तरह काम कर रहा है। कितने अमोनिया जो है कोबाल्ट के साथ जुड़े हैं? तो आपने कहा कि सर इसका नंबर कितना है? 6। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा? 6। दूसरा एग्जांपल NiCl4-2। यहाँ पर बताइए, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि सर निकेल से कितने जुड़े हैं लिगेंड? 4। तो आप कहेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया सर? 4। कितना हो गया भाई कोऑर्डिनेशन नंबर? यहाँ पर 4। दूसरा एग्जांपल देखिए, आप कहते हैं कि सर CONH3 4 Cl2 और Cl, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर दो लिगेंड है, अमोनिया और क्लोरीन। अमोनिया की संख्या कितनी है? 4 और क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका बेटा? 6। क्यों? क्योंकि 4 अमोनिया कोबाल्ट से बॉन्ड बनाएगा और 2 Cl, तो टोटल कितने लोग बॉन्ड बना रहे हैं? 4। सेंट्रल मेटल एटम टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है? 6। 4 अमोनिया से और 2 क्लोरीन से, तो टोटल कितने लोग डोनर एटम है? 6 डोनर एटम है, 6 दाता परमाणु है जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6। अब थोड़ा कठिन करते हैं इसको। COEN-Cl3, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो बेटा आपको याद हो कि EN का डेंसिटी कितना होता है? EN की दंतुरता कितनी होती है? EN की दंतुरता कितनी होती है? 2। तो कितने डोनर एटम होते हैं इसमें? 2। और टोटल EN कितना लगा है बेटा? 3। तो कुल दाता परमाणु कितने हुए? कुल दाता परमाणु कितने हुए बेटा? कुल दाता परमाणु हुए 2 × 3 यानी कि 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स का कितना होगा बेटा? बोलिए समझ में आया कि नहीं? इस कोऑर्डिनेशन नंबर, इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा? 6। एक और एग्जांपल देखिए, अगर है COEN होल ट्वाइस Cl2 और Cl, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो हमें मालूम है कि EN का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 × 2 कितना होगा? 4। और Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? तो कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितना हो जाएगा बेटा? टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। क्यों? क्योंकि इथिलीन डाइमीन कैसा है? बाइडेंटेड लिगेंड है। कितना डोनर एटम होता है इसमें? 2। तो 2 डोनर एटम होता है और 2 लगा है, तो 2 दुनाई कितने टोटल डोनर एटम हो गए? 4। भाई एक EN में 2 डोनर एटम, तो 2 में कितने होंगे? 4 और 2 Cl, तो टोटल डोनर एटम कितने हो जाएंगे? 6।
इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 6। तो एक सवाल आपसे ये पूछा जाता है, बस आपको ध्यान कहाँ रखना है, आपको ध्यान रखना है वहां पे जब बाइडेंटेड लिगेंड लगा हो तब। कहाँ ध्यान रखना है? बाइडेंटेड जब लिगेंड लगा होगा तो उस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि बाइडेंटेड लिगेंड में हमको क्या करना है, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। ठीक, तो बाइडेंटेड लिगेंड वाला आप ध्यान रखेंगे तो आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर का सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं। अब आते हैं केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर, ओ सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या है बिल्कुल वैसे निकालते हैं जैसे क्लास 11th में आप रेडॉक्स में निकाल रहे थे, वैसे ही आप केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स है K4FeCN होल 6, इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालनी है। तो मान लिया, माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या, Fe की ऑक्सीकरण संख्या x है। ठीक, तो अब ऑक्सीकरण संख्या निकालने का नियम कक्षा 11 में ये कहता है कि यौगिक में सभी परमाणु या आयनों की ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या उस पर अगर आयन है तो उस पर उपस्थित आवेश के बराबर। ये हमारा कॉम्प्लेक्स उदासीन है, तो हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के केस में सभी की ऑक्सीकरण संख्या का योग किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो यानी 4 पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस आयरन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 6 CN की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। अब बताइए पोटेशियम पे कितना चार्ज आता है, +1। तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +1, तो 4 इंटू +1 प्लस Fe की आपने कितनी मान रखी, x, और साइनाइड पे कितना चार्ज होता है बेटा, -1। तो साइनाइड की ऑक्सीकरण संख्या कितनी, -1। ये कितना हो गया, प्लस का 4 प्लस एक्स माइनस का 6 बराबर 0। तो क्या हो गया, x माइनस 2 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया बेटा, +2। तो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +2। आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई बेटा, +2। बोलिए आ गई कि नहीं आ गई, आया समझ में। इसका देखिए NiCO होल 4, तो हम जानते हैं CO कैसा लिगेंड होता है, CO जो है वो कैसा लिगेंड होता है बेटा, उदासीन। CO उदासीन लिगेंड है, तो यहाँ पर निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी बताइए, निकिल की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी आएगी, 0। इसमें देखिए NiCl4 -2, तो ये अब कॉम्प्लेक्स आयन है। तो कॉम्प्लेक्स आयन में हम नियम लगाते हैं कि सभी की ऑक्सीकरण संख्या का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होगा, है कि नहीं। सभी की ऑक्सीकरण संख्या का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होगा। तो भाई हम क्या लिखेंगे, निकिल की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 4 Cl की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कितने की, -2। निकिल की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है, तो माना निकिल की ऑक्सीकरण संख्या, निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, x। तो निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी रख दीजिए भाई, x प्लस Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 बराबर -2, x -4 बराबर -2, x बराबर -2 प्लस 4, x बराबर कितना, +2। ये क्या आ गया, निकिल की ऑक्सीकरण संख्या। बोलिए भाई, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप किसी की भी ऑक्सीकरण संख्या आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जैसे मान लीजिए कह रहा है CONH3 होल थ्राइस Cl3 की ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए
माना CO की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, माना CO की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो x है। तो अब ये उदासीन कॉम्प्लेक्स है तो सभी की ऑक्सीकरण संख्या का योग किसके बराबर होगा बेटा, 0 के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे CO की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 3 अमोनिया की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 3 Cl की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। CO की ऑक्सीकरण संख्या x, अमोनिया की ऑक्सीकरण संख्या 0 क्योंकि अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं होता। तो जो उदासीन है, वाटर है, अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO, इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी, 0 प्लस 3 इंटू Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी बेटा, -1, x -3 बराबर कितना, 0, x बराबर कितना बेटा, +3। यही आएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, +3। ये आ गया आपके सामने CO की ऑक्सीकरण संख्या। एक और एग्जांपल देखिए, COEN होल थ्राइस और Cl3, ठीक है। तब बताइए इथाइलिन डाइएमीन EN की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, EN की ऑक्सीकरण संख्या आप देखिए तो EN पर कोई आवेश नहीं होता, कितना होता है, 0। तो CO प्लस 3 इंटू EN की ऑक्सीकरण संख्या प्लस, तो सभी की उदासीन कॉम्प्लेक्स है तो सभी की ऑक्सीकरण संख्या का योग किसके बराबर, 0 के बराबर। तो CO की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 3 इंटू EN की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 3 इंटू Cl की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। CO प्लस, CO की अगर हम x मान लें, x प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1 बराबर 0, x -3 बराबर 0। तो x बराबर कितना बेटा, +3, x बराबर कितना, +3। कोई दिक्कत, कोई समस्या, मुझे लगता है कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। ऑक्सीकरण संख्या आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, 4-5 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। बस लिगेंड पर कितना आवेश होता है इसका ध्यान रखिए। जैसे ऑक्स आ जाएगा तो ऑक्स पर कितना आवेश होता है, -2। अब 4, अगर 2 ऑक्स लगे हैं तो कितना, 2 ऑक्सिलेट आयन लगे हैं तो कितना चार्ज हो जाएगा, -4। आवेश का ध्यान रखना है बस आपको। अगर आप आवेश का ध्यान रखेंगे अच्छे से तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। जैसे बोर्ड परीक्षा में सवाल है CuCN होल 4 -3 में Cu की ऑक्सीकरण संख्या। बोर्ड परीक्षा का सवाल देखिए क्या है, कह रहा है CuCN होल 4, CuCN होल 4 -3 में Cu की ऑक्सीकरण संख्या। तो मान लेते हैं Cu की ऑक्सीकरण संख्या x है, x प्लस 4 इंटू CN की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कितने को होगा बेटा, -3। और x प्लस का 4 इंटू CN पर कितना चार्ज, -1 बराबर 3, x -4 बराबर कितना बेटा, -3। x बराबर बताओ कितना आ गया, x बराबर आ गया -3 प्लस 4, x बराबर कितना आ गया, +1। यानी कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या इस कॉम्प्लेक्स में कितनी है, +1। बहुत आसान, बहुत सिंपल सवाल आता है। ये बोर्ड परीक्षा में 2018 और 2024 दोनों में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या निकालने का। तो मुझे लगता है कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने संबंधी जो सवाल है अब वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए और समझ लीजिए ऑक्सीकरण संख्या निकालने संबंधी सवाल। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आईपीएसी नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो आईपीएसी नाम से भी संबंधित सवाल आता है। तो इसमें देखिए एक आईपीएसी नाम, एक उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये 3 इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैंने बता दिया, ये सवाल निश्चित आएगा ऑक्सीकरण संख्या और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का, तो ये तो आप डेफिनेटली कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे आईपीएसी नामकरण, फिर वीबीटी और फिर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँच सकें, ठीक है। डू शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।